हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम सेट 3 को लेके आए हैं और ये आपके इंग्लिश ग्रामर के रूल जो 500 चल रहा है ना, 500 की सीरीज जो चल रही है इंग्लिश ग्रामर के रूल की, ठीक है। 500 की जो रूल चल रहा है जिसमें से हमने 2 वीडियो करा लिया है, यानी कि 2 वीडियो इस पर आ चुकी हैं। आज ये 3rd वीडियो होगी और इसमें भी हम 20 रूल्स को देखेंगे, 41 से लेके 60 तक देखेंगे, ठीक है। 40 रूल हो गए थे, आज हम 41 से लेके 60 रूल देखेंगे, इसमें भी 20 रूल देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल को वॉच कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो रूल है ना, 41 वाला रूल है, काफ़ी पूछा जाता है कि कुछ ऐसे जिरेंड है। 41 का रूल ये कह रहा है कि कुछ ऐसे जिरेंड हैं जिनके बाद ना, मतलब कुछ ऐसे वर्ब्स हैं, ऐसे कुछ वर्ब्स हैं जिनके बाद आपको जिरेंड ही यूज़ करना है। अब जिरेंड मतलब क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगा रहेगा, वो जिरेंड है। मतलब कुछ ऐसे वर्ब्स आएंगे, कुछ ऐसे वर्ब्स प्रोमिनेंट वर्ब्स होंगे जिनके बाद आपको जिरेंड लगाना है, जिरेंड, ठीक है। यानी कि जिनके बाद वर्ब्स आएंगे तो उसमें ing फॉर्म लगाना ही लगाना है। जैसे कुछ ऐसे वर्ब्स कौन कौन से हैं आपके, ओके। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे है कुछ वर्ब्स, जैसे आपका एप्रिसिएट हो गया, ठीक है। एक वर्ब है एप्रिसिएट। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ ऐसे वर्ब्स हैं, एडमिट हो गया, अवॉइड हो गया, डिनाई हो गया, इंजॉय, फिनिश, माइंड हो गया, पोस्टपोन, प्रैक्टिस, रिस्क, सजेस्ट, कंसीडर, ये सारे वर्ब हैं। और इन वर्ब से बाद ना हमेशा क्या लाना है, जिरेंड लाना है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लाना है आपको। जैसे डिसलाइक हो गया, और भी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना है आपने, ठीक है। डिसलाइक हो गया, डिटेस्ट हो गया, ठीक है। और आपका एस्केप हो गया, ऐसे कुछ ऐसे वर्ब्स हैं, ठीक है। ये सारे प्रोमिनेंट वर्ब्स हैं। डिनाई हो गया, डिले हो गया, ठीक है, डिले हो गया, डिसलाइक हो गया, डिसलाइक मैंने बता ही दिया यहाँ पे, डिसलाइक हो गया। अच्छा, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पोस्टपोन बहुत पूछा जाता है, तो पोस्टपोन हो गया, ये भी वर्ब आपने याद रखनी है, ठीक है। जैसे कि सजेस्ट, ये भी याद रखना है, सजेस्ट तो है, चलिए सजेस्ट याद रखना है। और जैसे कि कंसीडर हो गया, ठीक है, कंसीडर हो गया, ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं, लाइक पर्पस हो गया, एटसेट्रा, कुछ ऐसे वर्ब्स थे। तो ये सारे वर्ब्स अगर आते हैं तो इनके बाद आपने क्या लाना है, इनके बाद जिरेंड आता है, बस इतना ध्यान रखना है। और अक्सर करके यहाँ से क्वेश्चन आता है, जिरेंड मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing फॉर्म आएगा। जैसे एग्जांपल देखेंगे, यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो, ही इंजॉय प्लेइंग द गिटार। अब यहाँ पे इंजॉय आया हुआ है, ये वर्ब आया, और आगे आप देखोगे जिरेंड आया हुआ है, यानी कि इस वर्ब के बाद जो वर्ब आएगी, अगली जो वर्ब आएगी वो आपकी ing फॉर्म में होगी। यहाँ पे भी देख सकते हो अवॉइड आया हुआ, आगे देखो वर्ब है वो किस में है, ing फॉर्म में है, और ing फॉर्म में है तो वो जिरेंड है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, आई हैव फिनिश टू डू माई होमवर्क। अब आई हैव फिनिश टू डू माई होमवर्क, फिनिश था, मैंने कहा ना कुछ ऐसे वर्ब्स है जिनके बाद जिरेंड आएगा, तो फिनिश आपका है, जैसे यहाँ पे देखिए फिनिश है। अब इसके बाद आपका इन्फिनेटिव दे दिया है, जो कि ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। सही कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे फिनिश है तो हम इसके अकॉर्डिंग एक वर्ब आया हुआ है, डू आया है, तो हम डूइंग कर देंगे, इसमें ing लगा देंगे, टू नहीं लगाएंगे, यानी कि जिरेंड का यूज़ करेंगे, जिसे यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे वही एग्जांपल है, द डॉक्टर सजेस्टेड पेशेंट टू टेक अ लॉन्ग वोकेशन टू रिकवर फ्रॉम हिज इलनेस कम्प्लीटली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सजेस्ट आया हुआ था, वर्ब मैंने कहा था कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद जिरेंड आएगा, तो सजेस्ट आया हुआ है, यहाँ पे यही गलती थी, सजेस्ट आया है और सजेस्ट के अकॉर्डिंग उसके बाद अगर वर्ब आ रही है तो उसको ing फॉर्म में लाना है। अगर ऐसे नहीं याद हो रहा है तो सिंपली याद रखना इन वर्ब्स के बाद जिरेंड आएगा। तो वहाँ यहाँ पे वर्ब कहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ पे दिया हुआ है पार्ट इन्फिनेटिव दिया हुआ, हमें यहाँ पे लाना है जिरेंड, तो यहाँ पे टेकिंग इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट जो रूल है, ठीक है, तो ये रूल आपको याद रखना। उसी तरह जिस तरह ना ये कुछ वर्ब्स है ना, इनके बाद आपको जिरेंड लगाना रहता है, उसी तरह कुछ प्रेपोजिशन भी हैं जिनके बाद आपको जिरेंड लगाना रहता है। तो प्रेपोजिशन आपको टू को छोड़ के बाकी जितना प्रेपोजिशन रहेगा, जैसे कि बिफोर हो गया, कुछ ऐसे, मतलब उसी तरह
जिरंड प्रेपोजिशन के बाद भी आते हैं, जैसे बिफोर हो गया आपका, आफ्टर हो गया, ठीक है। ये वाला रूल भी इसी में देख लेते हैं, इन, ऑन, एट, ठीक है, बाय, मतलब जितने भी प्रेपोजिशन है टू को छोड़ के, विदाउट, ठीक है, फॉर, टू, बिसाइड, बिसाइड्स, एटसेट्रा, इनके बाद भी जिरंड आता है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है, ये ध्यान रखना है टू को छोड़ के, क्योंकि आप देखोगे टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना, कभी भी देखोगे टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो टू को छोड़ के बाकी जितने भी आपके प्रेपोजिशन हैं इनके बाद ना जिरंड आता है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। खैर ये जो कुछ वर्ब्स हैं इन वर्ब्स के बाद भी जिरंड आता है। रूल नंबर 2 पे आएंगे। यहाँ पे हम 2 रूल देख लिए हैं, 2 रूल, ये सेकेंड रूल भी हो गया है, 2 रूल हो गया इसमें। रूल नंबर 2 अगर हम देखें तो कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद इन्फिनिटिव आता है, इसी की तरह जैसे ये कुछ वर्ब्स हैं जिनके बाद जिरंड आता है, ऐसे भी कुछ वर्ब्स हैं जिनके बाद इन्फिनिटिव आता है, ठीक है, ये भी याद रखना है आपने, ठीक है। तो कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद इन्फिनिटिव आता है, जैसे एग्री, डिसाइड, होप, लर्न, मैनेज, ऑफर, प्लान, प्रॉमिस, रिफ्यूज़, वांट, विश, ये सारी चीज़ें याद रखनी है। डेयर हो गया, ठीक है, डेयर, ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं ना जिनके बाद आपको इन्फिनिटिव लाना है। इन्फिनिटिव मतलब क्या होता है, V1 आता है, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है, मतलब 2 + V1 आता है, 2 + V1 इनके बाद आता है जब भी ये आए तो, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। फेल भी हो गया, ये भी याद रखना है, ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं, फेल, डेयर, अग्री, डिसाइड, होप, लर्न, मैनेज, ऑफर, प्लान, प्रॉमिस, रिफ्यूज़, वांट, विश, ये सारे वर्ब्स के साथ हमें क्या लाना है, ईजी हो गया, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ब्स हैं, बहुत सारे वर्ब्स हैं, बस मेन चीज़ें याद रखनी है। हैप्पी हो गया, ठीक है, हैप्पी हो गया, विश हो गया, बहुत सारे वर्ब्स हैं ऐसे। तो इनके बाद ना आपने क्या लाना है, 2 + वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, 2 + वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये चीज़ें आएंगी, ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ओके। बस यही था और नहीं था। जैसे यहाँ पे देखेंगे, सी एग्रीड टू हेल्प मी विद द प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे जो आया ना ये इन्फिनिटिव आया। उसी तरह डिसाइड के बाद भी टू सेल इन्फिनिटिव आता है। अब यहाँ पे देखेंगे, ही वॉन्ट्स गोइंग, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ही वॉन्ट्स गोइंग अब्रॉड, वॉन्ट्स था, मैंने कहा कुछ ऐसे वर्ब्स है जिनके बाद आपको इन्फिनिटिव लाना है, जो कि ये इनकरेक्ट है, वॉन्ट्स के बाद आपका इन्फिनिटिव आएगा, ठीक है, तो यह ध्यान रखना है। अब यहाँ पे कमेटी हैज़ refuse sanctioning the required funds for the construction of the new library building। अब यहाँ पे आप बताओगे कहाँ पे एरर है, आप यहाँ पे देखोगे रिफ्यूज्ड है, और रिफ्यूज़ वर्ब में है, मैंने बताया ना यहाँ पे रिफ्यूज़ है वर्ब में, ये देखिए। अब इसके बाद क्या आना चाहिए, यहाँ पे जिरंड दे दिया, जो कि जिरंड नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आपका क्या आना चाहिए, यहाँ पे आपका इन्फिनिटिव आना चाहिए, ठीक है। तो इन्फिनिटिव आपका क्या आएगा, यहाँ पे 2 + V1 आता है, तो ठीक है, SANCTION, ठीक है, तो यहाँ पे SANCTION हो जाएगा, बस इसी में एरर थी। नेक्स्ट वन पे आएंगे, नेक्स्ट जो रूल है 43 रूल पे आ जाएंगे। तो 43 रूल भी यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, ईच अदर और वन अनदर का, ये आपका ना रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, इससे हम क्या कहेंगे, रेसिप्रोकल, ये प्रोनाउन से क्वेश्चन है, मतलब प्रोनाउन से ये आपका रूल है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि इसमें इतना चीज़ ध्यान रखनी है कि इसमें ईच अदर आता है, ईच अदर किसके लिए आता है, 2 के लिए आता है, मतलब 2 पर्सन्स या थिंग्स, 2 पर्सन्स या थिंग्स के लिए आता है, यानी कि 2 व्यक्ति या 2 वस्तुओं के लिए आता है ईच अदर, ठीक है। और वन अनदर, इसमें वन अनदर भी आता है, तो वन अनदर किसके लिए आता है, मोर देन 2 के लिए आता है, ओके, मोर देन 2 के लिए, यानी कि 2 से अधिक व्यक्ति हो गया, 2 से अधिक वस्तु हो गया, उनके लिए वन अनदर आता है, और ईच अदर 2 के लिए, और इसे कौन सा प्रोनाउन कहेंगे, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहेंगे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे देखेंगे हम, जो मैंने बताया अभी, टू ब्रदर्स लव्ड ईच अदर वेरी मच, यहाँ पे कहा गया ना 2 ब्रदर एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं,
तो वहाँ पे हम ईच अदर लगाएंगे। मोर देन टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द टीम कंग्रेचुलेटेड वन अनदर आफ्टर द विक्ट्री, जो कि यहाँ पे करेक्ट है। अब यहाँ पे देखेंगे MCQs दिया हुआ है, ये आपने ध्यान देना है, ठीक है। ये जो ईच अदर है इसका यूज़ तब होता है जब बात सिर्फ दो लोगों या दो चीज़ों की हो रही हो। वन अनदर इसका यूज़ तब होता है, ये दो से ज़्यादा के लिए होता है, जब बात दो से ज़्यादा लोगों या दो से ज़्यादा चीज़ों की हो रही हो तो हम वन अनदर लगाएंगे, ठीक है। ईच अदर वन अनदर, इतना ध्यान रखना है। दो के लिए ईच अदर और दो से ज़्यादा के लिए आपका क्या लगेगा, वन अनदर लगेगा। अब यहाँ पे आप देखोगे द 5 टीम मेंबर्स कॉन्स्टेंटली आर्ग्यू विद ईच अदर विच अल्टीमेटली लेड टू द फेलियर ऑफ द प्रोजेक्ट। आप यहाँ पे तुरंत क्या हो गया कि आप यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे कहाँ पे गलती आपकी हुई है, ठीक है। आप यहाँ पे 5 टीम मेंबर्स की बात कर रहा है ना, 5 टीम मेंबर्स यानी कि 5 सदस्यों की बात हो रही है, तो 2 से ज़्यादा ही है ना, मोर देन 2 है, तो यहाँ पे ईच अदर लगाने की कोई ज़रूरत रिक्वायर नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन अनदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये गलती थी, ये चीज़ें ध्यान रखनी है, वन अनदर। नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट जो रूल है, आज के भी रूल ये भी बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं। आप सोचो ये पूरा रूल जाएगा 500 तक रूल, सोचो कितना रूल होगा। और एक बार जब आप रिकॉल कर लोगे ना, रिवीजन कर लोगे, तो यही सारे रूल से आते हैं आपके एग्ज़ाम में। नेक्स्ट जो रूल है आपका कंप्राइज वर्सेस कंसिस्ट ऑफ, ठीक है। ऐसा नहीं है सिर्फ पर्टिकुलर किसी एक एग्ज़ाम में, जहाँ पे भी आपके ग्रामर है, जो भी एग्ज़ाम में ग्रामर है यहीं से आते हैं क्वेश्चन। तो कंप्राइज वर्सेस कंसिस्ट ऑफ की बात करेंगे अगर हम, तो कंप्राइज और कंसिस्ट दोनों का मतलब क्या होता है, दोनों का मतलब होता है से मिलकर बना हुआ, दोनों का सेम मतलब है। हिंदी में अगर बात करेंगे से मिलकर बना हुआ, दोनों सेम ही मीनिंग निकालते हैं, बट फ़र्क क्या है इसमें कि जो कंप्राइज है, ठीक है, जब ये एक्टिव वाइज में होता है तो इसके बाद ऑफ नहीं लगता, इट मीन्स इसका मतलब होता है शामिल करना। और जो कंसिस्ट ऑफ होता है ना, ये एक ना डिफिनिट फ्रेज़ है और जिसमें हमेशा ऑफ लगता है। ये चीज़ें ध्यान रखनी, कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं लगता, कंसिस्ट के साथ ऑफ लगता है, बस इतनी सी बात थी। एग्जाम्पल देख लेंगे, द टीम कंप्राइजेज 11 प्लेयर्स, ठीक है। कंप्राइजेज के साथ नो प्रेपोजिशन एंड कंसिस्ट ऑफ 11 प्लेयर, तो कंसिस्ट के साथ आप क्या लगाओगे, ऑफ लगाओगे। अक्सर करके एग्जाम में कंप्राइजेज ऑफ कर देता है, कंप्राइज ऑफ कर देता है, जो कि आपको यहीं पे ध्यान देना है, ठीक है। तो यही गलती थी। जैसे यहाँ पे देखोगे द टीम कंप्राइजेज ऑफ 11, ये गलत हो जाएगा क्योंकि कंप्राइज के साथ नो प्रेपोजिशन, ऑफ नहीं लगेगा। ऑफ फिक्स किसके साथ है, कंसिस्ट के साथ है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपने। उसी तरह जिस तरह आप वो देख सकते हो, अरे वेट फॉर, वेट के साथ आप कौन सी प्रेपोजिशन लगाते हो, फॉर लगाते हो, और अवेट के साथ नो प्रेपोजिशन होती है। ऐसे कुछ हैं वर्ड्स, इसके साथ नो प्रेपोजिशन है। उसी तरह आप देखोगे इंस्पाइट, ये वाला रूल है, अभी मैं बता दे रही हूँ। इंस्पाइट ऑफ होता है, इंस्पाइट के साथ आप ऑफ लगाओगे, बट डिस्पाइट के साथ नो प्रेपोजिशन होता है, डिस्पाइट के साथ नो प्रेपोजिशन होता है। तो इस तरह का रूल आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ था नहीं, कंप्राइज वर्सेस कंसिस्ट ऑफ, जो कि आपको अच्छी तरह से पता है और हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। जैसे यहाँ पे MCQs कर लेते हैं, कुछ यहाँ पे प्रैक्टिस है। अवर सोलर सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ द, देखिए कंप्राइजेज ऑफ लगा दिया है, जो कि इसकी ऑफ की रिक्वायरमेंट नहीं थी, ओनली कंप्राइजेज द सन होगा। ऑफ तब लगता है जब कंसिस्ट की बात होती। नेक्स्ट जो रूल है, अगला जो रूल है, ये जो रूल है ना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये रूल कह रहा है, मैं अपने सब समझा देती हूँ, उसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये जो रूल है ना, यूज़ ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कुछ ऐसे वर्ब्स हैं ना, जैसे कुछ ऐसे वर्ब्स भी कह सकते हो। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यही होते हैं, माई सेल्फ, जिसमें सेल्फ लगा हो, माई सेल्फ हो गया, योर सेल्फ हो गया, हिम सेल्फ हो गया, अवर सेल्वेज हो गया, जितने भी उसमें सेल्फ लगे होते हैं वो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है। जब ये वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही पर्सन हो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब आता है, जब वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही पर्सन हो। जैसे आई किल्ड माई सेल्फ, आई किल्ड माई सेल्फ, ठीक है, आई किल्ड माई सेल्फ, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे आई किल्ड माई सेल्फ है, मतलब यहाँ पे मैंने मारा, किसको मारा, अपने आप को मारा,
अब यहाँ पे ये जो वर्ब है ना किल्ड, ये वर्ब जो है इसका जो सब्जेक्ट है आई है और इसका जो ऑब्जेक्ट है माई सेल्फ है ना, मैंने अपने आप को मारा, दोनों सेम ही है। मैंने कहा ना जब वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही पर्सन हो, मैंने किसको मारा, अपने आप को मारा, यही पर्सन है। ठीक है, अपने आप को ये इसी ने मारा अपने आप को, मतलब दोनों एक ही पर्सन है। अब यहाँ पे जो माई सेल्फ हो जाएगा ये कौन सा, ये प्रोनाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इम्फेटिक प्रोनाउन नहीं है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये समझ जाओ। इम्फेटिक प्रोनाउन ना कब आता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही आता है, वो भी यही रहता है, उसमें भी सेल्फ वगैरह रहता है, बट वो सब्जेक्ट यानी कि वो सब्जेक्ट पे जोर देता है, इम्फेसाइज किया, इम्फेटिक मतलब इम्फेसाइज करता है, वो सब्जेक्ट पर इम्फेसाइज करता है, इसलिए सब्जेक्ट के बगल में रहता है। लेकिन जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो आपका वर्ब के बाद भी आ सकता है, प्रेपोजिशन के बाद भी आ सकता है, ऐसा ध्यान रखना है। खैर, अब यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ ऐसे वर्ब्स हैं, ठीक है, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद आपको डायरेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही लेके आना है। ठीक है, अगर उसमें ऑब्जेक्ट नहीं लगता है, अगर उस सेंटेंस में उस वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आप क्या करोगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वहाँ पे रखोगे। जैसे कुछ ऐसे वर्ब्स कौन कौन से हैं, जैसे कि एक्विट हो गया, अवेल हो गया, रिकनसाइल हो गया, म्यूज हो गया, रिजाइन हो गया, अवेंज हो गया, एक्सर्ट, अप्लाई, अडेप्ट, प्राइड आर फॉलोड बाय अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन व्हेन दे आर यूज्ड ट्रांजिटिवली। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, इनके साथ आपको यूज़ करना है। ठीक है, जब भी ये कभी आए सेंटेंस में, जैसे आप यहाँ पे देखोगे ही प्राइड्स हिमसेल्फ ऑन हिज ऑनेस्टी। सिंपली ध्यान रखना कि कभी भी सेंटेंस में अगर आपका आता है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ एक एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है, ठीक है, जैसे मैंने कहा, जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एम्फेटिक कब बन जाता है, जब बात ना एम्फेसाइज की जाती है, यानी कि जोर दिया जाता है। जैसे मैंने कहा आई माई सेल्फ किल्ड, जब सब्जेक्ट पे ही जोर पड़ता है, किल्ड द लायन। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे ये जो माई सेल्फ है, यहाँ पे ये एम्फेटिक कर रहा है, किस पे जोर दे रहा है, आई माई सेल्फ, मैंने खुद ही शेर को मारा, मैंने खुद ही, यानी कि सब्जेक्ट पे जोर दिया जा रहा है, इस पे जोर दिया जा रहा है माई सेल्फ पे, तो ये जो हो जाएगा माई सेल्फ, ये एम्फेटिक हो जाएगा। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, ये एम्फेटिक हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैंने कहा आई किल्ड माई सेल्फ, ठीक है, जैसे मैंने कहा, और भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आई विल डू माई सेल्फ, आई विल डू माई सेल्फ। अब यहाँ पे जो है ना, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है, क्योंकि इसका सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट दोनों, जब मतलब ये जो वर्ब है ना, ये जो डू वर्ब है ना, इसका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट और इसका जो वर्ब, ये जब दो एक ही हो तो समझ लो वो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, खैर, ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं ना, ये वर्ब्स को आपने ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं, इन वर्ब्स के बाद हमेशा क्या आएगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं आता है इन वर्ब्स के बाद, डायरेक्ट इनका ऑब्जेक्ट नहीं आता है, तो आप क्या करोगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करोगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल, ही प्राइड्स हिमसेल्फ ऑन हिज ऑनेस्टी। देखिए यहाँ पे आया हुआ है ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑन लग गया है, तो ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, नॉट वर्ब का ऑब्जेक्ट। वर्ब के डायरेक्ट बाद अगर ऑब्जेक्ट आता है, जैसे ही प्राइड आया और इसके बाद तुरंत ऑब्जेक्ट आ जाता, तब यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की रिक्वायर नहीं होती। लेकिन अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट आया नहीं, डायरेक्ट इसका ऑब्जेक्ट चाहिए हमको, वर्ब का। अब इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आप यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा सकते हो। तो ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं, याद रखना है, इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ होता है अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये तो समझ में आ ही गया होगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन किसका होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, है ना। जैसे कि आई का हम क्या करते हैं, माई सेल्फ में बदलते हैं, ये इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया चाहे एम्फेटिक हो गया। और ही का क्या होता है, ही का हिम सेल्फ होता है। ठीक है, ही का हिम सेल्फ होता है। शी का क्या होता है, शी का हर सेल्फ होता है। यू का योर सेल्फ होता है, ये ध्यान रखना है। यू का जो होता है, सी का क्या होता है, हर सेल्फ होता है। ठीक है, सी का हर सेल्फ होता है। यू का ना दो होता है, एक योर सेल्फ होता है, ठीक है, एक योर सेल्फ होता है, एक योर सेल्फ्स होता है। तो ये दोनों ध्यान रखनी है। ठीक है, सी का हर सेल्फ हो गया। इट का क्या होता है, इट का इट सेल्फ होता है, ये ध्यान रखना है। इट का इट सेल्फ होता है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अगर सब्जेक्ट आपका
ये प्रोनाउन आई आया तो उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाना होगा तो माई सेल्फ बनाओगे, ही आएगा तो हिमसेल्फ बनाओगे, सी आएगा हर सेल्फ आएगा बनेगा, यू आएगा योर सेल्फ या योर सेल्फ हो जाएगा, इट आएगा तो इट सेल्फ बनेगा। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि अगर ये प्लूरल है, ठीक है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ये आपने ध्यान रखना है, ये प्लूरल है, ओके, ये प्लूरल है, ओके। और अगर एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर एवरीबॉडी वगैरह आ जाते हैं तब आप क्या करोगे, जैसे कि एवरीबॉडी इंडेफिनिट प्रोनाउन आ जाता है, एवरीबॉडी वगैरह, एवरीबॉडी हो गया, एवरीवन हो गया, ठीक है, एवरीबॉडी हो गया, एवरीवन हो गया, एनीवन हो गया, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे, तो इसके लिए आप क्या करोगे, हिमसेल्फ का लगाओगे, ठीक है, हिमसेल्फ इसके लिए लग जाएगा, हिमसेल्फ या हर सेल्फ, ठीक है, ये ध्यान रखना है। जिस तरह इसके साथ आप हिज या हर लगाते हो ना, हिज या हर लगाते हो, उसी तरह इसका पजेसिव आप क्या लगाते हो, हिज या हर लगाते हो, उसी तरह इसका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो आप हिमसेल्फ या हर सेल्फ लगाओगे, ये ध्यान रखना है। अगर एवरीथिंग आ जाए तो एवरीथिंग के लिए या एवरीथिंग आ गया या फिर समथिंग आ गया, जैसे एवरीथिंग हो गया आपका, समथिंग हो गया, तब इसके लिए क्या लगाओगे, अब इसके लिए पजेसिव तो आप इट्स लगाते हो, है ना, इट लगाते हो, इट्स लगाते हो, तब इसके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे लगाओगे, इटसेल्फ, जैसे इट का इटसेल्फ लगाते हो तो इसका भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इटसेल्फ बन जाएगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो ध्यान रखना है। और एक चीज़ याद रखना कि कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, कभी भी जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बनता। जैसे यहाँ पे आप देखोगे माई सेल्फ विल डू द वर्क, ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं बनता, यहाँ पे आई हो जाएगा, आई भले आप रखोगे लेकिन माई सेल्फ नहीं होगा, आई विल डू द वर्क माई सेल्फ हो सकता है, लेकिन यहाँ पे माई सेल्फ सब्जेक्ट नहीं बनता, मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। खैर यहाँ पे आएंगे फॉर्मर मैनेजर ऑफ द कंपनी अवेल्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस। अब यहाँ पे हम कहाँ पे लगाएंगे, कहाँ पे गलती है, तो अवेल देखिए मैंने बताया, ये अवेल देखिए यहाँ पे होगा अवेल, ये रहा अवेल, तो ये वर्ब्स आया हुआ है। अवेल एक ऐसा वर्ब्स है जिसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, फॉर्मर मैनेजर है, जो कि एक प्रूस की बात हो रही है, इसलिए अवेल्ड के बाद यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, अवेल्ड के बाद यहाँ पे हम लगाएंगे हिमसेल्फ लगाएंगे, जो कि फॉर्मर मैनेजर की बात हो रही है। यहाँ पे आपका ही तो दिया नहीं है लेकिन नाउन दिया हुआ है, प्रोनाउन तो है नहीं, तो नाउन दिया हुआ, नाउन में क्या है, ये एक मेल है तो मेल के लिए हम हिमसेल्फ लगा देंगे। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। 46 रूल वाले पे आ जाएंगे। 46 रूल कह रहा है कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो अपने आप में कंप्लीट होते हैं, जैसे एब्सोल्यूट एडजेक्टिव कहा जाता है उसे। जैसे हम क्या करते हैं सुपरलेटिव डिग्री में, अगर हमको जैसे किसी को ज़्यादा सुंदर बताना हो तो हम क्या करते हैं, ब्यूटीफुल के साथ हम क्या लगा देते हैं, सुपरलेटिव डिग्री अगर ब्यूटीफुल का बनाना है तो हम क्या ब्यूटीफुलेस्ट कर देंगे, नॉट, नहीं, इसके साथ हम मोस्ट लगा देते हैं, मोस्ट ब्यूटीफुल बोल देते हैं, है ना, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट टैलेंटेड, है ना। इसके आगे हमें बताना रहता है सुपरलेटिव डिग्री में, तो हम क्या करेंगे, उसके आगे मोस्ट लगा देंगे। लेकिन कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं, इस एडजेक्टिव के आगे तो मोस्ट लग गया, लेकिन कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनके आगे मोस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप में कंप्लीट है, उनको लगाने की ज़रूरत नहीं। ऐसे एडजेक्टिव को हम एब्सोल्यूट एडजेक्टिव कहते हैं। अब कौन कौन से वो एडजेक्टिव हैं, जैसे कि आपका यूनिक हो गया, परफेक्ट हो गया, आइडियल हो गया, कंप्लीट हो गया, इंटायर हो गया, एक्सट्रीम हो गया, चीफ हो गया, यूनिवर्सल हो गया, इम्पॉसिबल हो गया, एट्सेट्रा। ये कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं, अगर ये सेंटेंस में आते हैं, इन्हें एब्सोल्यूट एडजेक्टिव कहा जाता है। अगर ये सेंटेंस में आते हैं तो इनके साथ कभी भी मोस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। इनके साथ कभी भी मोस्ट लगाने की या आप ये मोस्ट या मोर लगाने की ज़रूरत नहीं। जैसे आप बना दोगे मोर परफेक्ट, मोर परफेक्ट, जो कि ये गलत हो जाएगा, क्योंकि परफेक्ट में अपने आप, परफेक्ट में ये कंप्लीट मीनिंग है, हमने कह दिया वो पर्सन परफेक्ट है, परफेक्ट अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है, उसके लगाने के लिए और अधिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, या मोस्ट परफेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया, ये अपने आप में कंप्लीट है। जैसे ब्यूटीफुल, यहाँ ये कंप्लीट नहीं है, बस हमने कह दिया ब्यूटीफुल, सुंदर है। अब इसको हम थोड़ा एक्सेस वे में अगर बोलेंगे तो मोस्ट लगाएंगे, बहुत अधिक सुंदर है। लेकिन परफेक्ट जो है ना, ये अपने आप में कंप्लीट सेंस निकाल रहा है। अगर हम किसी पर्सन को कहते हैं वो परफेक्ट है, तो समझ लो वो परफेक्ट है, कंप्लीट सेंस है, हर तरफ से परफेक्ट है, तो उसके लिए मोर या मोस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे एडजेक्टिव्स को हम क्या कहेंगे, ऐसे एडजेक्टिव को हम एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स कहते हैं, और इनके साथ कभी भी मोर या मोस्ट नहीं लगता है।
ठीक है, तो समझ में आए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे, दिस इज़ अ यूनिक अपॉर्चुनिटी। अब यहाँ पे देखोगे दिस इज़ द यूनिक, यूनिक अपने आप में ही है, मतलब ये एक अनोखा अवसर है भाई। यूनिक अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है, इसके लिए लगाने की जरूरत, आप लगा दोगे दिस इज़ द मोस्ट यूनिक अपॉर्चुनिटी। यूनिक अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है, उसके आगे मोस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है ना, नॉट रिक्वायर है, तो ये गलत हो जाएगा। यानी कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनके साथ आप मोर या मोस्ट का यूज़ नहीं कर सकते। ओके, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे यहाँ पे देखेंगे करेक्ट सेंटेंस इसका क्या हो जाएगा, दिस इज़ अ ट्रूली यूनिक अपॉर्चुनिटी, ये कर सकते हो। ठीक है, ओके। अकॉर्डिंग टू द आर्किटेक्ट द डिज़ाइन इज़ मोर परफेक्ट दैन एनी अदर डिज़ाइन। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कहाँ पे गलती है। यहाँ पे मोर रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है, परफेक्ट अपने आप में कंप्लीट है, तो ये ध्यान रखना है। बी पार्ट में एरर था, तो ये वाली चीज़ों को याद रखना। यूनिक परफेक्ट हो गया, आइडियल हो गया, कंप्लीट हो गया, इंटायर हो गया, एक्सट्रीम हो गया, चीप हो गया, यूनिवर्सल हो गया, इम्पॉसिबल। आप खुद ही देखोगे सारा कुछ कंप्लीट मीनिंग देता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ये इसमें क्या है, अगर पूछा जाए इसमें एरर किस टाइप की है, तो ये एब्सोल्यूट एडजेक्टिव की एरर है। ठीक है, एब्सोल्यूट एडजेक्टिव में कभी भी मोर या मोस्ट लगा के उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, सुपरलेटिव या कंपैरेटिव। नेक्स्ट जो रूल है आपका 47 रूल पे आ जाएंगे, सिंपल पास्ट टेंस विद पास्ट टाइम एडवर्ब्स। तो ये आपने कितनी बार ही पढ़ा होगा ये वाला रूल, कि अगर आपके सेंटेंस में एकदम सिंपल रूल लेके चलते हैं, ऐसा नहीं है कि हम बहुत उसमें लेके चलेंगे, सिंपल रूल है कि अगर आपके सेंटेंस में, ठीक है, जैसे क्या होता है कि सेंटेंस में क्या होता है कि जब किसी सेंटेंस में बीते हुए टाइम को बताने के, जैसे बीता हुआ टाइम बताने के लिए कोई ना कोई शब्द का यूज़ करेंगे ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। ठीक है, एडवर्ब्स ऑफ पास्ट टाइम। ठीक है, पास्ट टाइम इसे कहेंगे। जब भी हम सेंटेंस में अगर हमें बताना हो कि बीता हुआ समय, तो बीते हुए समय बताने के लिए हम कोई ना कोई वर्ड्स का यूज़ करेंगे कि नहीं करेंगे। तो उस वजह से कुछ वर्ड्स हैं, जैसे स्टरडे हो गया, ये कुछ वर्ड्स याद रखना है। स्टरडे हो गया जो पूछा जाता है, एगो हो गया, स्टरडे हो गया, एगो हो गया, लास्ट वीक हो गया, ठीक है, लास्ट ईयर हो गया, लास्ट मंथ हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखना, लास्ट मंथ हो गया, एगो हो गया, और कोई पर्टिकुलर टाइम हो गया, जैसे कोई पर्टिकुलर डेट दे दिया गया, नहीं कोई पर्टिकुलर ईयर हो गया, जैसे कि इन 2010, इन 2020। तो ये सब क्या है, ये पर्टिकुलर ईयर है। तो अगर सेंटेंस में आते हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम कहते हैं। ठीक है, इन्हें हम एडवर्ब्स ऑफ पास्ट टाइम कहते हैं। ये क्या करते हैं, सेंटेंस में बीते हुए समय को बताते हैं कि कोई भी घटना कब घटी है, कल घटी या परसों घटी, या नहीं कल घटी, कि लास्ट वीक घटी, या लास्ट ईयर घटी, लास्ट मंथ घटी, कि 2010 में घटी, ये बताते हैं। तो कभी भी सेंटेंस में स्टरडे आ जाए, एगो आ जाए, लास्ट वीक आ जाए, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, इन टू कोई पर्टिकुलर ईयर आ जा रहा हो, तो ऐसे उस वाले सेंटेंस को हम किस में रखते हैं, सिंपल पास्ट में रखते हैं, सिंपल पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं। यानी कि सिंपल पास्ट यानी कि उसकी वर्ब को हम V2 रखते हैं। उसकी वर्ब कैसी रहेगी, V2 रहेगी, यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म। सिंपल पास्ट में तो वही लगता है, वर्ब की सेकेंड ही फॉर्म लगती है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना, बस यही रूल कह रहा था, ये वाला रूल। ओके, यही रूल है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, आई विजिटेड माई ग्रैंड पेरेंट्स लास्ट वीक। तो लास्ट वीक यहाँ पे समझाया कि मैं कब गया था अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने, पिछले हफ्ते। तो यहाँ पे बीते हुए समय को बताया है, डिनोट कर रहा है ये लास्ट वीक। तो ये किस में, पिछले हफ्ते। तो आप यहाँ पे इस सेंटेंस को किस में, टेंस को किस में रखोगे, सिंपल पास्ट में। तो विजिटेड है, आई हैव सीन हिम स्टरडे, स्टरडे आ गया, मैंने कल ही उसे देखा था, तो ये अभी कल ही की बात कर रहा है, स्टरडे भी आ गया है, तो ये वाला सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसको हम किस में रखेंगे, पास्ट में रखेंगे। तो कभी भी ये सारी चीज़ें आ जाए ना सेंटेंस में, तो आप क्या करोगे ना, नो डाउट यहाँ पे आप किस में रख दोगे, सिंपल पास्ट में रख दोगे बस। अब यहाँ पे देखोगे, द साइंटिस्ट हैज़ अनाउंस्ड द रिजल्ट ऑफ हिज ग्राउंड ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट इन द कॉन्फ्रेंस स्टडे। स्टडे लग गया, तुरंत दिमाग की घंटी बजनी चाहिए कि स्टडे आ गया है, तो ये वाला सेंटेंस हम किस में जाएगा, ये वाला सेंटेंस आपका पास्ट में जाएगा। ठीक है,
48 पे आ जाते हैं हम, ये जो कि मैंने ऊपर बता भी दिया है, ये वाला रूल, डिस्पाइट वर्सेस इन स्पाइट ऑफ, तो मैंने ऊपर बताया है ना। देखिए डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ, ये दोनों मतलब क्या है, मतलब ये हमेशा एक साथ, जैसे डिस्पाइट के साथ ना क्या होता है, डिस्पाइट मतलब भी होता है के बावजूद, इन स्पाइट मतलब भी होता है के बावजूद, दोनों एक ही मीनिंग निकालते हैं और ये ना कॉन्ट्राडिक्ट दिखाते हैं। डिस्पाइट के बाद एक चीज़ ध्यान रखना है कि डिस्पाइट के बाद, ठीक है, डिस्पाइट के बाद कभी भी ऑफ नहीं लगता और इंस्पाइट के साथ ऑफ ऑलवेज आता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। बस इतना ही थी इसमें चीज़ें, जैसे कि डिस्पाइट द रेन ही वेंट आउट, डिस्पाइट के साथ लगा देगा, जैसे यहाँ पे डिस्पाइट ऑफ द रेन ही वेंट आउट, डिस्पाइट के साथ ऑफ लगा देगा, जो कि आपको नहीं लगाना। डिस्पाइट के साथ नो प्रेपोजिशन और इंस्पाइट के साथ ऑफ लगेगा, बस इतना ध्यान रखना था। देखिए डिस्पाइट के साथ लगा दिया है, ए पार्ट में ही एरर था, यहाँ पे ऑफ लगाने की ज़रूरत नहीं थी। 49 में आ जाते हैं। 49 जो रूल है नेक्स्ट जो है अवर्ज टू वर्सेस एडवर्ड्स। अब हमेशा कन्फ्यूज़न इसमें होता है अवर्ज टू वर्सेस एडवर्ड्स में। अवर्ज टू मतलब क्या होता है, अच्छा अवर्ज के साथ टू आता है हमेशा, ये फिक्स प्रेपोजिशन है, ध्यान रखना है। अवर्ज जो है ना, ये दोनों शब्द सुनने में हमें एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनका जो मीनिंग है वो अलग अलग है। जैसे कि अवर्ज टू मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के विरुद्ध होना, अगेंस्ट होना, या उसे डिसलाइक करना या उससे बचना, ये अवर्ज टू है। और इसके बाद ना नाउन, इसके बाद नाउन या जिरेंड आता है, ठीक है, इसके बाद क्या आता है, नाउन या जिरेंड आता है, यानी कि आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है, ये ध्यान रखना है। लेकिन एडवर्ड्स जो है ना, एडवर्ड्स एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब कोई चीज़ का प्रतिकूल, इसका मतलब क्या होता है, प्रतिकूल, हिंदी में बता दे रही हूँ, प्रतिकूल, हानिकारक, क्या होता है, हानिकारक, अपोजिट, ठीक है, इंग्लिश में बता दे रही हूँ, अपोजिट, विपरीत। और इसका जो यूज़ है ना वो इफ़ेक्ट, इसका यूज़ कहाँ आप करोगे, इफ़ेक्ट के लिए करोगे, जहाँ पे किसी चीज़ का प्रभाव पड़ रहा हो, इफ़ेक्ट या सरकमस्टेंसेस के लिए करोगे आप इसका यूज़, यानी कि प्रभाव के लिए या परिस्थितियों के लिए होता है, सरकमस्टेंसेस के लिए होता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। दोनों अलग अलग हैं लेकिन सुनने में एक जैसे लगते हैं। अवर्ज टू मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के विरुद्ध होना, ठीक है, ये ध्यान रखना, किसी चीज़ के विरुद्ध होना, उसे ना डिसलाइक करना, पसंद नहीं करना, किसी चीज़ के विरुद्ध होना, तो ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, बस इतना ही ध्यान देना था। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, बस इसकी जगह पे ना ये वाला यूज़ कर देते हैं, जैसे अवर्स की जगह रहेगी तो एडवर्स को यूज़ कर देंगे, एडवर्स का रिक्वायरमेंट रहेगी तो अवर्स का यूज़ कर लेंगे, बस इतना ध्यान रखना है। जैसे ही इज़ अवर्स टू टेकिंग रिस्क। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना है कि अवर्स टू के बाद ना नाउन या जिरेंड आता है और एडवर्स के बाद नहीं आता, ये भी ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे ही इज़ अवर्स टू टेकिंग रिस्क, तो यहाँ पे देखो अवर्स टू टेकिंग रिस्क, यहाँ पे आपका सही है, मतलब वो जोखिम लेने के विरुद्ध है। अवर्ज टू मतलब ही होता है विरुद्ध, किसी चीज़ के विरुद्ध होना, तो वो जोखिम लेने यानी कि रिस्क लेने के लिए विरुद्ध है। और अवर्ज टू के बाद क्या आया आप देख सकते हो, यहाँ पे टेकिंग आया है, ठीक है, यानी कि जिरंड आया हुआ, या आप इसे नाउन बोल सकते हो या जिरंड बोल सकते हो, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे देखो द बैड वेदर हैड एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द क्रॉप्स। अब यहाँ पे एडवर्स आया, एडवर्स किसके लिए लगेगा, जब बात इफेक्ट की आ जाएगी, बात जब सर्कमस्टेंसेस की आएगी। मतलब यहाँ पे क्या कहेगा, जो बैड वेदर है, बैड वेदर का फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, यानी कि बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ा है, तो एडवर्स मतलब होता है हानिकारक, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। जैसे कि मैनेजर इज़ कम्प्लीटली एडवर्स टू इम्प्लीमेंटिंग द न्यू पॉलिसी एज ही बिलीव्स इट विल डिमोटिवेट द एम्प्लॉयज़। तो यहाँ पे कहाँ पे आपकी गलती होगी, मैनेजर न्यू पॉलिसी को लागू करने के विरुद्ध है। जो मैनेजर है वो न्यू पॉलिसी को लागू करने के लिए क्या है, विरुद्ध की बात हो रही है, ना कि यहाँ पे किसका सेंस निकल रहा है, यहाँ पे किसी हानिकारक का सेंस नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अवर्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हो टू भी आया हुआ है और आगे जिरेंड भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे एडवर्स नहीं आएगा, अवर्स टू आ जाएगा। तो ये रूल था। 50 रूल पे आ जाएंगे हम, ईदर नीदर वर्सेस एनी नन। तो ये भी काफ़ी अच्छा रूल है, ये भी पूछा जाता है, तो इसको भी ध्यान रखना है कि कभी भी सेंटेंस में
इधर आ जाए। देखिए इधर जो है, जो आपका इधर है, ठीक है, मैं यहीं पे समझा दे रही हूँ। जो आपका इधर है, इधर इधर और नीदर दो के लिए आते हैं, दोनों ही दो के लिए आते हैं। इधर हो गया चाहे नीदर हो गया, ये दोनों दो के लिए आते हैं, ठीक है, दो के लिए आते हैं। इधर जो है ना, ये क्या करता है, ये दो में से किसी एक की बात करता है, यानी कि दोनों में से, दो के लिए तो आते हैं लेकिन दोनों में से किसी एक की बात करता है। और नीदर भी दो के लिए आते हैं लेकिन दोनों में से ये किसी की भी नहीं बात करता, यानी कि दोनों में से कोई भी नहीं। और अगर एनी और नन की बात करें, ये पॉजिटिव है, इधर जो है ये पॉजिटिव है, ठीक है, और नीदर जो है ये नेगेटिव है। ओके, अब एनी की बात करें तो एनी जो है ना, ये मोर देन 2 के लिए आता है, यानी कि 2 से अधिक के लिए आता है, मोर देन 2 के लिए आता है, 2 से अधिक के लिए आता है। और नन जो है ना, ये भी आपका मोर देन 2 के लिए आता है। समझ में आ गया? अब मैटर ये फंसता है कि एनी जो है ना, ये पॉजिटिव के लिए आता है और नन जो है ना, ये नेगेटिव के लिए आता है। अब समझ में आया? तो इधर नीदर दो के लिए आते हैं, लेकिन ये दो में से किसी एक की बात करता है, ये दोनों में से किसी की बात नहीं करता। इधर पॉजिटिव के लिए आता है, नीदर नेगेटिव के लिए आता है। एनी मोर देन 2 के लिए आता है और नन भी मोर देन 2 के लिए आता है, कि नन नेगेटिव के लिए आता है और एनी नेगेटिव के लिए आता है, सॉरी पॉजिटिव के लिए आता है। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे कोई एग्जाम्पल अगर हम ले ले, एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा एनी मतलब, एनी अगर हम एनी की बात करेंगे यहाँ पे ना, एनी मतलब होता है कई में से कोई एक की बात कर रहा है, और नन मतलब क्या होता है, कई में से कोई भी की नहीं बात हो रही है। जैसे मैंने कहा, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने कहा यू कैन टेक ईदर ऑफ द 2 पेन्स, तो यहाँ पे आपका सही है, यू कैन टेक ईदर ऑफ द 2 पेन्स। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है यू कैन टेक ईदर ऑफ द 2 पेन्स, यहाँ पे 2 पेन्स की बात हो रही है और तुम मतलब दोनों में से कोई एक पेन ले सकते हो, है ना, 2 पेन की बात भी हो रही है और यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2 पेन में से कोई एक पेन ले सकते हो, तो यहाँ पे ईदर लगा हुआ है जो कि करेक्ट है। यहाँ पे देखेंगे नीदर ऑफ 2 ब्रदर्स केम टू हेल्प हिम, मतलब उसके दोनों भाइयों में से कोई भी नहीं आया हेल्प करने के लिए। जब नीदर लग गया तो समझ लो कोई भी नहीं आया, दोनों में से कोई भी की नहीं बात करता है। नन ऑफ 5 अक्यूज्ड वॉज फाउंड गिल्टी। अब यहाँ पे देखो 5 यानी कि मोर देन 2 की बात हो रही है, तो आप क्या लगाओगे, क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया जाए, यहाँ पे पूछ लिया जाएगा। यहाँ पे जानते हो क्या लगा देगा, यहाँ पे इसकी जगह पे नीदर लगा देगा, क्योंकि नीदर का नेगेटिव नन यूज होता है और ईदर का पॉजिटिव एनी यूज होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीदर लगा देगा और यहाँ पे मोर देन 2 की बात हो रही है, और नीदर तो सिर्फ 2 के लिए आता है, ओनली 2 पर्सन के लिए आते हैं। तो यहाँ पे हम अब क्या करेंगे, ये नेगेटिव, ये भी है नेगेटिव है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नन का यूज़ करेंगे, क्योंकि मोर देन 2 के लिए नेगेटिव में क्या आता है, नन ही आता है। एनी और नन दोनों आते हैं मोर देन 2 के लिए, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, एनी पॉजिटिव के लिए आता है, यानी कि इधर की जगह पे हो सकता था, और नीदर की जगह पे नन आएगा। जब बात 2 की आएगी तो आप नीदर लगाओगे नेगेटिव में, जब बात 2 से अधिक की आएगी, अगर वहाँ पे नेगेटिव सेंस निकल रहा नीदर है, तो आप 2 से ज़्यादा की बात हो रही है तो आप नन लगाओगे, और जब बात दोनों में से किसी एक की आ रही है, इधर है पॉजिटिव है, तो वहाँ पे आप लगाओगे, दोनों में से किसी एक की बात हो रही है तो वहाँ पे इधर लगाओगे। लेकिन 2 से अधिक की बात हो रही है और इधर लगा हुआ था, तो आप उसकी जगह पे एनी का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ कह रहा है, जैसे कि नीदर ऑफ द 4 विटनेस कुड प्राइवेट, देखिए यहाँ पे लगा दिया है और यहाँ पे 4 विटनेसेस की बात कर रही है, यानी कि 4 गवाहों की बात हो रही है। अब यहाँ पे क्या लगाओगे आप, एनी भी आता है मोर देन 2 के लिए और नन भी आता है मोर देन 2 के लिए। अब यहाँ पे मोर देन 2 है, आप लगाओगे क्या, नीदर तो नहीं आएगा, क्योंकि मैंने भी बताया नीदर तो 2 के लिए आता है, तो ये तो नहीं लगेगा, एनी लगेगी, नन लगेगा, क्या लगेगा। तो याद रखना कि यहाँ पे क्या पूछा है, नीदर, नीदर क्या है, नेगेटिव है, तो इसकी जगह पे नेगेटिव ही आना चाहिए, ये नहीं कि आप पॉजिटिव को उठा लोगे। तो ये तो एनी है, ये है तो ज़रूर मोर देन 2 के लिए आता है, लेकिन ये पॉजिटिव के लिए आता है, यहाँ पे नन लगेगा, नन आता है नेगेटिव के लिए, तो यहाँ पे आपका नन हो जाएगा। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो रूल पे आएंगे, क्वेश्चन टैग पे आ जाएंगे। ये भी काफ़ी अच्छा रूल है क्वेश्चन टैग। एक छोटा सा सवाल होता है जो किसी सेंटेंस के लास्ट में टांग दिया जाता है। जैसे मैंने कहा, जैसे हम क्वेश्चन करते हैं ना कि वह आ रहा है, जैसे मैंने पूछा फिल्म देखने चलोगे, चलोगे ना,
तो ये हो गया चलोगे ना जो ना है, यहाँ पे चलोगे ना लास्ट में जो आता है ना वो क्वेश्चन टैग है, ठीक है। तो ये लास्ट में क्या होता है, ये लास्ट में ही आता है क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग का एक रूल, सिंपल सा रूल है कि अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो वो नेगेटिव टैग उसका होगा, और अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो उसका पॉजिटिव टैग होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो नेगेटिव बनेगा, और अगर नेगेटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और एक भी चीज़ ध्यान रखना कि जिस टेंस में वो रहेगा उसी टेंस का क्वेश्चन टैग भी बनेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पे, जिस चीज़ में वो रहेगा, जैसे मैंने कहा ही इज़ कमिंग, अब इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, मतलब मैंने पूछा वह आ रहा है ना, जैसे पूछा जाता नहीं वह आ रहा है ना, मूवी देखने चलोगे ना, तो ये जो चलोगे ना यही क्वेश्चन टैग है। लास्ट में एक क्वेश्चन छोड़ देना, टैग कर देना, तो ही इज़ कमिंग, इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा। अब यहाँ पे देखो सेंटेंस आपका पॉजिटिव है, मैंने कहा जब सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। और सेम क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे हम, यानी कि पहले आपको क्या रखना है, हेल्पिंग वर्ब रखना है, देन उसके बाद अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा, उसके बाद क्या रखोगे, इसी, यानी कि हेल्पिंग वर्ब किसका रखोगे, इसी वो जिस भी मतलब जिस टेंस जो आपका जिस भी सेंटेंस में है, सेंटेंस आपका जिस भी टेंस में है उसी का ही क्वेश्चन टैग भी बनेगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे ही इज़ कमिंग बोला, ही इज़ कमिंग, अब इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, तो आप हेल्पिंग वर्ब लोगे, हेल्पिंग वर्ब ये है, इज़ ले लिया, उसके बाद ये आपका जो सेंटेंस है ये पॉजिटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, तो यहाँ पे नॉट आ जाएगा, इज़ नॉट, उसके बाद यहाँ पे आपका सब्जेक्ट आना चाहिए, है ना, सब्जेक्ट आना चाहिए, तो सब्जेक्ट यहाँ पे कहाँ पे है, ये वाला सब्जेक्ट है, इसी को उठा लेंगे, यहाँ पे ही आ जाएगा, तो इज़न्ट ही हो जाएगा। तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, इज़न्ट ही क्वेश्चन, ये है आपका क्वेश्चन टैग, ठीक है, सिंपल। अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, और अगर आपका सेंटेंस, जैसे मैंने कहा सेंटेंस अगर आपका नेगेटिव है, जैसे ही इज़ नॉट कमिंग, तो आप अब इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, अब सेंटेंस आपका क्या है, नेगेटिव है, अब इसका क्वेश्चन टैग आप कैसे बनाओगे, इसका क्वेश्चन टैग सिंपल बनेगा, यहाँ पे आप क्या करोगे, अब इसका सेंटेंस पॉजिटिव बनेगा, यानी कि इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा क्योंकि सेंटेंस इसका नेगेटिव है, तो यहाँ पे आपका इज आ जाएगा, यानी कि इसकी हेल्पिंग वर्ब को ले आएंगे इज, उसके बाद सब्जेक्ट को ले आएंगे, इज ही हो जाएगा, बस ये क्वेश्चन टैग बन गया। पॉजिटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा, नेगेटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनेगा। ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे मैंने कहा आई नीडेंट, ठीक है, आई नीडेंट गो का आप क्वेश्चन टैग कैसे बनाओगे, आई नीडेंट गो का, तो इसमें वर्ब, अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी नॉट है तो इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, तो बस क्या करेंगे, इसके वर्ब को उठा लेंगे, यहाँ पे नीड रख देंगे, एक मिनट, हाँ, तो इसके वर्ब को उठा लेंगे, नीड ले लेंगे, उसके बाद आई ले लेंगे, नीड आई, बस ये क्वेश्चन टैग बन गया, ठीक है, यही है क्वेश्चन टैग, बस इतना ध्यान रखना आपने, ओके। चलिए यहाँ पे वही पूछा था। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपने, जैसे यहाँ पे देखो ही इज़ कमिंग, इज़न्ट ही, यू हैवेंट फिनिश्ड, ये नेगेटिव है तो इसका पॉजिटिव बन जाएगा, हैव यू लग जाएगा, सिर्फ इसी बस, कहीं से आपको दूसरा जगह से कहीं से आपको ना हेल्पिंग वर्ब नहीं लेना है, इसी सेंटेंस से ही आपको हेल्पिंग वर्ब लेना है, इसी से आपका सब्जेक्ट लेना है। एक चीज़ बस अपने ध्यान रखना है, इसको मैं मिटा रही हूँ ताकि एक चीज़ और बता दूँ, सब कुछ तो समझ में आ जाएगा कि हाँ ठीक है इसका सब्जेक्ट ये होगा, जैसे ही यहाँ पे आपने ले लिया, यू आपने यहाँ पे ले लिया, शी आपने यहाँ पे ले लिया, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड हैं जो आपको नहीं लेने हैं। जैसे कौन से वो वर्ड होंगे, देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन टैग है जो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में बनते हैं, जैसे वो कौन से होते हैं, जैसे मैंने कहा आई एम आ स्टूडेंट, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, एक है आपका आरंट आई, ठीक है, और एक है आपका आई एम नॉट आ स्टूडेंट, ठीक है। अब इसका बन जाएगा एम आई,
तो ये कहाँ तक सही है, ठीक है, ये कहाँ तक सही है, अब देख सकते हो यहाँ पे। तो ये दोनों सेंटेंस सही हैं। यहाँ पे अगर कहेंगे ये भी सही है, ये भी सही है। क्यों सही है, तो ध्यान रखना कभी भी सेंटेंस आई एम वाला जो सेंटेंस स्टार्ट होगा ना, आई एम से, कभी भी आई एम से सेंटेंस स्टार्ट होगा और वो सेंटेंस अगर पॉजिटिव में है तो उसका क्वेश्चन टैग ना आर बनेगा, आरंट आई बनेगा, आर याद रखना। अगर वो सेंटेंस आई एम से स्टार्ट हो रहा है और वो सेंटेंस आपका नेगेटिव में है तब तो आप एम आई को रख सकते हो, एम आई, ठीक है। नेगेटिव अगर है तब तो आप यही चीज़ को उठा लोगे, हेल्पिंग वर्ब ले लोगे, फिर आई ले लोगे, ये समझ में आ रहा है। लेकिन अगर पॉजिटिव सेंटेंस है आपका और वो आई एम से स्टार्ट हो रहा है तो आप उसका क्वेश्चन टैग आरंट बनाओगे, यानी कि आर लेके आओगे। ये चीज़ें मैंने बता रही हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपने। तो कुछ क्वेश्चन टैग है जिसको आपने समझना है, ठीक है। तो ये रूल आपने याद रखना है, ये वाला रूल आपने याद रखना है। उसी तरह जैसे कि आई शैल गो मैं बोल दूँ, आई शैल गो, आई शैल गो का क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, तो शांट आई बनेगा, यानी कि इसी का शैल का उठा लेंगे हम, इस तरह लिखा जाएगा शांट आई। अब यहाँ पे पॉजिटिव है तो नॉट तो आना ही है ना, तो ये ध्यान रखना है। जैसे कि क्वेश्चन टैग अगर डू नॉट है तो आप इसको डोंट लिख क्वेश्चन टैग बना सकते हो, डोंट। विल नॉट है तो विल नॉट का आप क्या बन सकते हो, ओंट बना सकते हो क्वेश्चन टैग। ये याद रखना है, ये तो मतलब एब्रीविएशन फॉर्म में है एकदम, तो ये आपने ध्यान रखना है। और इसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो इसमें एक चीज़ें और इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं इसको मिटा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है मेरे पास, स्पेस कम है, यहीं पर लिखना समझाना पड़ेगा। क्वेश्चन टैग की बात हो रही है तो थोड़ा सा और एक समझ लेते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, आप कैसे बनाओगे इसका क्वेश्चन टैग। नथिंग इज, अब यहाँ पे नथिंग से स्टार्ट है सेंटेंस, तो सिंपली ये पॉजिटिव सेंटेंस है, वही रूल फॉलो होगा, कुछ नहीं दिक्कत है इसमें। सिंपली ये पॉजिटिव सेंटेंस है और यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन टैग इज ले आएंगे, इज आ गया। अब इसको हम क्या लाना है, इज आ गया, उसके बाद नथिंग के लिए, नथिंग यहाँ पे नथिंग का सब्जेक्ट हमको क्या रखना है, तो इट रखेंगे। अब क्वेश्चन उठ रहा होगा कि मैम यहाँ पे नॉट क्यों नहीं आया, क्योंकि नथिंग ऑलरेडी नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे ओनली इज इट आएगा। तो नथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, ये सारे से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो उसका क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या बनेगा, इट बनेगा। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट जो होगा वो इट बनेगा। खैर यहाँ पे नथिंग नेगेटिव था, लेकिन एवरीथिंग से अगर स्टार्ट होता, एवरीथिंग इज पॉसिबल, तो वहाँ पे इजंट इट आ जाता, नॉट लग जाता। अब यहाँ पे ये नेगेटिव है तो नॉट है ऑलरेडी, तो इसलिए यहाँ पे इसका पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बन गया। अच्छा, जब ये समझ में आ गया कि नथिंग वाला तो समझ में आ गया, नो बडी अगर एवरीबडी आए मैम तो क्या किया जाएगा, तो वो भी चीज़ ध्यान रखना है कि अगर आपका एवरीबडी, नो बडी, एनीबडी, इनसे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो उसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा। जैसे मैंने कहा नो बडी, nobody has seen God। अब इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनाओगे, तो nobody कोई पर्सन ही तो होगा, ये इनडेफिनिट प्रोनाउन है, बता नहीं रहा, मतलब जहाँ पे इंसान को नहीं पता रहता कि कितने लोग हैं, ये प्लूरल ही है। जहाँ पे नहीं पता तो वहाँ पे हम एवरीबडी, समबडी, एनीवन बोल देते हैं, नोबडी बोल देते हैं। तो किसी ने गॉड को नहीं देखा है, यही तो हुआ। तो इसका क्या बनाएंगे हम, इसका क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे आपका हैज़ हो जाएगा, हैज़, इसको तो ले आएंगे, उसके बाद इसका क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दे बनेगा, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे भी नॉट क्यों नहीं आया, क्योंकि ये नो बडी, ऑलरेडी ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए नॉट नहीं आया। अगर एवरीबडी से स्टार्ट होता, एवरीबडी से, तब यहाँ पे आप ले आते हैज़ दे, हैजेंट दे आ जाता। सिंपली याद रखना, एवरीबडी, नोबडी, एनीवन, अगर इन सब से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस तो उसका क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या बनेगा, दे बनेगा। और एवरीथिंग, नथिंग से सेंटेंस स्टार्ट होता है उसका क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट इट बनेगा। ये ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये चीज़ें, तो आपने इसको ध्यान रखना है। एवरीबडी हो गया, एवरीवन हो गया, एनीवन हो गया, एनीबडी हो गया, समवन हो गया, समबडी, नो वन, नोबडी, इसका ये सारे सिंगुलर वर्ब है और इसके क्वेश्चन टैग क्या बनते हैं, दे बनते हैं, दे, क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दे बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है और इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये चीज़ें ध्यान रखनी जो मैंने बताया, इसके पहले जो बताया वो आपने ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कुछ क्वेश्चन, टेस्ट द फॉर्मेशन टैग इटसेल्फ, आई एम क्लेवर। अब आई एम क्लेवर ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस है, इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा,
इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? तो इसका क्वेश्चन टैग आपका सिंपली, मैंने कहा ना कि जब आपका यहाँ पे एमेंट है, एम आई है, इजेंट आई है या आरेंट, तो आरेंट आई यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन टैग अगर आपका आई एम से स्टार्ट हो रहा है और वो पॉजिटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग आरेंट बनेगा, आर बनेगा। नेगेटिव है तो एम वाला, जैसे आप बनाते हो वैसे। नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट जो रूल है, काफ़ी इस पर टाइम चला गया। नेक्स्ट रूल है ड्यू टू हो, ओविंग टू हो या बिकॉज ऑफ हो। ये जो रूल है ना, इन तीनों का मतलब के कारण या के वजह से होता है, पर इनके यूज़ में थोड़ा सा अंतर है। ड्यू टू का मतलब भी होता है रीज़न के लिए आता है, ओविंग टू रीज़न के लिए आता है, बिकॉज ऑफ भी रीज़न के लिए आता है, लेकिन इनके यूजेस में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस क्या है? सिंपली ध्यान रखना, जो ड्यू टू है, ड्यू टू जो है ना, इसका यूज़ ना आमतौर पर कब करते हैं? टू बी के बाद, यानी कि टू बी मतलब इज एम आर, ठीक है, इज एम आर, वॉज वर, ये टू बी है ना, वॉज वर, इनके बाद ड्यू टू का यूज़ होता है, जो कि रीज़न बताता है ये भी, ठीक है, इनके बाद ही होता है। और ये किसी नाउन की विशेषता बताते हैं, लाइक उसकी तरह, एडजेक्टिव की तरह, ये किसी नाउन को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है बच्चा, ये ध्यान रखना। तो ड्यू टू आप कब लगाओगे? ड्यू टू बी के बाद आता है। टू बी मतलब इज एम आर, वॉज वर, आए, उसके बाद आप ड्यू टू लगा सकते हैं और ये नाउन को मॉडिफाई करता है, ड्यू टू। ओविंग टू आप कहाँ लगाओगे? ओविंग टू, तो ओविंग टू और बिकॉज ऑफ, इनका यूज़ ना सेंटेंस के, चाहे ओविंग टू हो गया चाहे बिकॉज ऑफ हो गया, इनका यूज़ ना सेंटेंस की शुरुआत में होता है, स्टार्टिंग में होता है, सेंटेंस के स्टार्ट से होता है। ये मतलब ये लोग सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं, तो इनका यूज़ ना सेंटेंस के शुरू में होता है या बीच में किया जाता है। तो बीच में भी आप कर सकते हो और शुरुआत में भी कर सकते हो। और ये ना, ये वर्ब के होने का कारण बताते हैं। ये किसको मॉडिफाई करते हैं? ये वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, लाइक एडवर्ब, है ना, एडवर्ब की तरह ये वर्ब को मॉडिफाई करते हैं। तो ये सिंपल याद रखना है, सेंटेंस की शुरुआत में रीज़न बताने के लिए आप ओविंग टू या बिकॉज ऑफ का प्रयोग करेंगे, ना कि ड्यू टू का। सिंपली ये ध्यान रखना है। जैसे द एक्सीडेंट वॉज ड्यू टू नेग्लिजेंस, अब यहाँ पे जो ड्यू टू आया है ये बीच में आया है, और ये ना क्या कर रहा है, ये नाउन को, मतलब नाउन को क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है, और ये टू बी फॉर्म के बाद आया है, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे कहा कि टू बी के बाद ही आता है, यानी कि जेमार वॉज वर के बाद आता है। बाकी आप यहाँ पे ओविंग टू द फॉग द फ्लाइट वॉज डिले, ये सही है। ओविंग टू द फॉग होने के कारण फ्लाइट को डिले कर दिया गया। ही सक्सीडेड बिकॉज ऑफ हिज हीरो, ये दोनों क्या है? बीच में भी आ सकते हैं, शुरुआत में भी आ सकते हैं, और ये रीजन शो करते हैं, ओविंग टू और बिकॉज ऑफ, ठीक है। हिज सक्सेस वॉज ड्यू टू हिज हार्ड वर्क, देखिए वॉज या वर या इज एम आर आए, उसके बाद आपका ड्यू टू आता है, ये नाउन को मॉडिफाई करता है। बस इतना ही था। ड्यू टू द सडन इंजन फ्लेयरिंग, इसी में गलती है, यहाँ पे ड्यू टू नहीं आ सकता, तो आएगा क्या? यहाँ पे सेंटेंस की शुरुआत ड्यू टू से हो रही है, जो कि ये गलत है। ग्रामर के अगर रूल देखें गलत है, यहाँ पे हम ओविंग टू का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आएंगे हु वर्सेस हुम, तो हु जो होता है ये सब्जेक्ट के लिए होता है, यानी कि ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, इसका यूज़ तब किया जाता है जब कोई वर्ब का कर्ता सब्जेक्ट हो, तो हु जो बनता है ये सब्जेक्ट बनता है, और हुम जो बनता है ये ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा, ऐसे हम कह सकते हैं, जैसे कि हु जो है ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, मैंने भी बताया। जैसे मैंने कहा जो हु है ना, ये आपका सब्जेक्ट का काम कर, जैसे मैंने कहा हु इज़ एट द डोर, दरवाजे पे कौन है, तो इसका जवाब ये होगा कि ही इज़ एट द डोर, यही तो होगा। मैंने पूछा दरवाजे पे कौन है, तो आप तुरंत जवाब दोगे कि ही इज़ एट द डोर, तो यहाँ पे जो वो कौन है वो ही बन गया ना, तो इट मीन्स कि ये आपका सब्जेक्ट है। खैर आगे चलेंगे, और यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि होम डिड यू सी, आपने किसे देखा, तो आपका जवाब ये रहेगा, मैंने पूछा होम डिड यू सी, आपने किसे देखा, उसका जवाब ये रहेगा आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा। तो वहाँ पे हिम जो है ना ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ये होम है जो ये ऑब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हु इज एट डोर, यहाँ पे देखो मैंने बता भी दिया है। अब जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, टू हुम शुड आई एड्रेस दिस लेटर, तो एड्रेस इट टू हुम, किसे एड्रेस किया जा रहा है, यहाँ पे हिम है, तो ये जो हुम है ना ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। सिंपली याद रखना है कि जो आपका हु है वो सब्जेक्ट का काम करता है, हुम जो है वो ऑब्जेक्ट का काम करता है। जैसे द पर्सन हु द पुलिस अरेस्टेड yesterday has confessed the crime during the interrogation, the person who the police, मतलब पर्सन जिसको पुलिस ने पकड़ लिया, किसको पकड़ लिया,
हु को मतलब किसको पकड़ लिया, जो किसको है ना वो ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की हमें एक ज़रूरत है ना कि सब्जेक्ट की। तो यहाँ पे हु नहीं आएगा, हुम आएगा। वही चीज़ यहाँ पे समझाने की कोशिश हो रही है। नेक्स्ट पे आएंगे, सब्जेक्टिव मूड पे आ जाएंगे हम। देखिए जो सब्जेक्टिव मूड है ना, इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, जब बात डिज़ायर की हो, जब बात विशेष की हो, जब बात सजेशन की हो, डिमांड की हो, हिपोथेटिकल सिचुएशन। अगर सेंटेंस में आपका क्या आता है, सेंटेंस में विशेष का सेंस निकले, सजेशन का सेंस निकले, डिमांड का सेंस निकले, हिपोथेटिकल सिचुएशन का सेंस निकले, तो वहाँ पे हम सब्जेक्टिव मूड का यूज़ करते हैं। तो सब्जेक्टिव मूड यही हो गया कि उनके बाद आने वाली जो वर्ब होगी, इनके बाद, जैसे कि आपका विश हो गया, सजेशन हो गया, डिमांड हो गया, हिपोथेटिकल सिचुएशन, अगर ये होते हैं तो इनका हम क्या करेंगे, सब्जेक्टिव मूड का यूज़ करेंगे। जैसे कुछ वर्ब्स हैं, लाइक सजेस्ट, यहाँ ले लेती हूँ। जैसे कुछ वर्ब्स हैं, जैसे कि आपका सजेस्ट हो गया, ठीक है, सजेस्ट है, एंड एक और वर्ब है रिकमेंड है, रिकमेंड, ठीक है, रिकमेंड, ये याद रखना है। डिमांड है, डिमांड है, इंसिस्ट है, इंसिस्ट है, ऑर्डर है, ठीक है, ऑर्डर है। ये जो वर्ब्स हैं ना, ये सारे जो वर्ब्स हैं, और ये वर्ब्स के बाद दैट आता है। क्या आता है, दैट आता है इन वर्ब्स के बाद। और उसके बाद आने वाली जो वर्ब होगी ना, इनके बाद दैट के बाद जो आने वाली वर्ब्स होगी वो हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म में होगी, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ठीक है। चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे सब्जेक्ट आपका कोई भी हो, सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, सब्जेक्ट ऑलवेज प्लूरल ही होगा। सॉरी, चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ठीक है, प्लूरल हो, जो आपका वर्ब होगा वो प्लूरल वर्ब होगा, ये कहा जा रहा है, ठीक है। कभी भी आपका अगर ध्यान रखना, कभी भी अगर इच्छाओं की बात हो रही हो, डिमांड की बात हो रही हो, सजेशन की बात हो रही हो, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पूछा जाता है, ये पूछा जाता है हिपोथेटिकल सिचुएशन की बात हो रही हो, जो इमेजिनेशन वाले, तो अगर वो सेंटेंस है तो उसका सब्जेक्ट कोई भी हो, वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आई, मतलब वर्ब हमेशा कैसी होगी, प्लूरल ही होगी, ये कहा जा रहा है। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं, द जज ऑर्डर्ड दैट द प्रिजनर बी सेट फ्री, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखोगे कहाँ पे गलती है, द जज वाले में अगर हम देखें, द जज ऑर्डर्ड द प्रिजनर बी सेट फ्री, तो यहाँ पे आप देखोगे इसमें ना द जज ऑर्डर्ड द प्रिजनर बी लग गया है, जो कि सही है। यहाँ पे इज या वॉज लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, आई सजेस्ट दैट ही गो टू द डॉक्टर, आप इस तरह से कर सकते हो कि ही के साथ तो मैम गोज क्यों नहीं लगा, ये तो गलत है, लेकिन यहाँ पे सजेस्ट आया है। मैंने यही वर्ब तो बताया है कि अगर सजेस्ट आता है, रिकमेंड आता है, डिमांड आता है, इंसिस्ट आता है, ऑर्डर आता है, सेंटेंस में आता है, तो इसके बाद आपने ध्यान रखना है कि वो सब्जेक्टिव मूड में रखा जाएगा सेंटेंस को। सब्जेक्टिव मूड मतलब सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे सिंगुलर चाहे प्लूरल हो, वर्ब हमेशा प्लूरल ही होगी, ये कहा जा रहा है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, आई सजेस्ट आया है, उसके बाद दैट आएगा, उसके बाद आपने क्या रखना है, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, लेकिन वर्ब कैसी रहनी चाहिए, प्लूरल ही रहना चाहिए। देखिए यहाँ पे ही आया है, यहाँ पे गोज होना चाहिए, लेकिन गो है, क्योंकि यही रूल है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपने। इट इज़ एसेंशियल दैट एवरी एम्प्लॉय वियर्स अ यूनिफॉर्म टू मेंटेन अ डिसिप्लिन इन द वर्क प्लेस, तो वही चीज़ यहाँ पे भी है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए इट इज़ एसेंशियल दैट, इसका यूज़ हुआ है, ठीक है, जो कि एक क्या है, सुझाव या नीड को दिखा रहा है, जो कि एक सब्जेक्टिव मूड का यूज़ यहाँ पे भी होगा। तो सब्जेक्ट ने एवरी एम्प्लॉय, तो ये क्या है, आपका सिंगुलर है, और यहाँ पे हमें क्या होना चाहिए, वर्ब की बेस फॉर्म लानी चाहिए, यानी कि वियर, ठीक है, क्योंकि इट इज़ एसेंशियल से पता चल रहा है यहाँ पे एक ज़रूरी एक सुझाव की बात हो रही है। तो इस तरह का सेंटेंस अगर है, हिपोथेटिकल सिचुएशन आपको साफ साफ दिख जाती है, तो सब्जेक्ट कोई भी हो, वर्ब हमेशा प्लूरल होगी। नाउन दैट आर ऑलवेज प्लूरल, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा प्लूरल में होते हैं, ठीक है, जैसे सीजर्स है, ट्राउजर्स है, पैंट्स है, पिलर्स है, स्पेक्टिकल्स है, थैंक्स है, कंग्रेचुलेसन्स है, एसेट्स है, प्रीमिसेस है। तो ये जो नाउन होते हैं ना, ये जोड़े में होते हैं, पेयर में होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो पेयर में होते हैं, सीजर्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, है ना, एसेट्स यानी कि संपत्ति। तो एक चीज़ ध्यान रखना है,
इनके साथ ना प्लूरल वर्ब आता है। यहाँ पे कहा जा रहा है इनके साथ जो वर्ब आती है ना वो प्लूरल वर्ब आती है। अच्छा, इनका सिंगुलर कैसे बनेगा? जैसे सीजर का सिंगुलर अगर बनाना हो तो आप कैसे बनाओगे? तो इनको आप कह सकते हो अ पेयर ऑफ सीजर्स। अगर इस तरह आ जाए अ पेयर ऑफ सीजर, अ पेयर ऑफ सीजर्स, अ पेयर ऑफ सीजर्स। अब यहाँ पे जो वर्ब आएगी ना वो सिंगुलर आएगी, क्योंकि यहाँ पे सीजर के लिए नहीं आ रहा, ऑफ के पहले अ पेयर की बात हो रही है, पूरी एक पेयर की, तो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर लग जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे ओनली सीजर से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, जैसे सीजर से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा। ट्राउज़र से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है यानी कि ट्राउज़र ही सब्जेक्ट बन रहा है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और इसका सिंगुलर आप आ लगा के कर सकते हो, अ पेयर करके, ठीक है। तो ये अपने ध्यान रखना है। जैसे कि माई न्यू ट्राउज़र आर वेरी कंफर्टेबल, आर लग गया। द सीजर्स आर ऑन द टेबल, टू मेक देम सिंगुलर वी यूज़ द फ्रेज अ पेयर ऑफ। जैसे कि अ पेयर ऑफ सीजर इज़ ऑन द टेबल, तो अ पेयर ऑफ सीजर यहाँ पे इज़ लगा क्योंकि यहाँ पे अ पेयर की बात हो रही है, ऑफ प्रेपोजिशन है इसके बाद वाला, तो ये मायने नहीं रखता, यहीं पे ये सही हो जाएगा। कंपनीज एसेस्ट वॉज फ्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे गलती कहाँ पे है, एसेस्ट यहाँ पे आपका प्लूरल है, प्लूरल सबका यूज़ हुआ है। अब यहाँ पे वॉज लगा हुआ जो कि गलत है, यहाँ पे वर होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे, ऑल वर्सेस द होल। ऑल वर्सेस द होल, ये भी क्वेश्चन आते हैं। ऑल देखिए यहाँ पे जो द होल जो है ना, द होल हो गया या द होल ऑफ हो गया, द होल हो गया या फिर द होल ऑफ हो गया, ठीक है। इनका यूज़ ना कब होता है? इनका यूज़ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए होता है। इनका यूज़ द होल या द होल ऑफ का यूज़ ना ये कहाँ पे होता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है। इसका मतलब क्या हुआ? जब कहीं भी सेंटेंस अगर स्टार्ट हो रहा हो द होल से, द होल ऑफ से, तो इसका मतलब होता है पूरा का पूरा एक साथ एक यूनिट की तरह काम करता है, यानी कि इनके साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो लगेगा। और जो आपका ऑल है ना, ऑल मतलब क्या होता है? इसका यूज़ ना प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए होता है, बहुवचन के साथ होता है, और इसका मतलब होता है सभी, यानी कि सभी, एक साथ लगा के नहीं, सभी। और द होल हो गया, द होल ऑफ, ये सिंगल काउंटेबल नाउन है, इसका मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि पूरा का पूरा एक साथ। तो अब क्या करोगे? जैसे मैंने कहा आई रेड द होल बुक, मैंने पूरी किताब पढ़ी, तो आई रेड द होल बुक आप लगाओगे। आई एट ऑल द एप्पल्स, मैंने सारे एप्पल खा लिए, तो यहाँ पे आप ऑल द एप्पल्स लगाओगे। जैसे ऑल द मनी वॉज स्टोलन, अब यहाँ पे ऑल द मनी वॉज स्टोलन, यहाँ पे आपका कहाँ पे गलती है? जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ऑल द मनी वॉज स्टोलन, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे जो डेफिनेट आर्टिकल है ना द अक्सर यूज़ होता है किसके साथ? ऑल के साथ या ऑल द के साथ। तो ये चीज़ें याद रखनी है। मतलब द होल या द होल ऑफ यूज़ किसके साथ होता है? इसके बाद ना सिंगुलर काउंटेबल नाउन आते हैं। द होल ऑफ के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आते हैं, और ऑल के बाद ना काउंटेबल नाउन आते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखोगे ऑल द कंट्री मॉर्न द डेथ ऑफ द ग्रेट लीडर हु हैड डेडिकेटेड हिज लाइफ टू पब्लिक सर्विस। तो ऑल द कंट्री मॉर्न द डेथ, मतलब पूरे कंट्री यहाँ पे एक सिंगुलर नाउन है, ठीक है। कंट्री को हम गिन सकते हैं ना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है यहाँ पे, कंट्री यहाँ पे नाउन है, और इसके साथ ऑल का यूज़ किया गया, ऑल द कंट्री का यूज़ किया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, इसके साथ ना ऑल का यूज़ किया है। यहाँ पे पूरे देश की बात हो रही है। अब पूरे देश को ना एक सिंगल यूनिट की तरह बोला जा रहा है, ठीक है, एक सिंगल यूनिट की तरह बात हो रही है कि पूरे देश की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे ऑल नहीं लगेगा, ऑल द नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा? द होल लगेगा, द होल लगेगा, द होल का यूज़ होगा। द होल कंट्री मॉर्न द डेथ ऑफ द ग्रेट लीडर हु हैड डेडिकेशन हिज लाइफ टू पब्लिक सर्विस। ये चीज़ें ध्यान रखना है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी देखोगे ऑल द मनी, ये भी गलत है, यहाँ पे भी नहीं लगेगा। नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट जो रूल है ये समझ में आ गया? तो सिंपली द होल ऑफ के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा और ऑल के बाद काउंटेबल नाउन आएगा, ठीक है। फार्दर वर्सेस फर्दर, तो फार्दर वर्सेस फर्दर ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फार्दर जो है ना ये दूरी बताता है, यानी कि फिजिकल डिस्टेंस बताने के लिए होता है। ये किसके लिए होता है? फिजिकल डिस्टेंस के लिए, ठीक है, फिजिकल
डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है, यानी कि दूरी के लिए ये यूज़ होता है। और फर्दर जो है ना, ये एडिशनल की बात करता है। जब भी सेंटेंस में एडिशनल बात आ जाए या आगे की बात आ जाए एडिशनल की, या आगे की मेटाफोरिकल बात करने के लिए हो जाए, तो वहाँ पे हम फर्दर का यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे फिजिकल डिज़ाइन, फिगरेटिव एंड मेटाफोरिकल डिस्टेंस मीनिंग मोर एंड एडिशनल, यानी कि कुछ और कहना हो। जैसे मैं कुछ बोल रही हूँ, बोलते बोलते कुछ और कहना हो, तो यहाँ पे एडिशनल, तो वहाँ पे आप फर्दर लगाओगे। फार्दर मतलब दूरी के लिए होता है। जैसे डिस्टेंस, मुंबई इज़ फार्दर फ्रॉम दिल्ली दैन जौनपुर, तो यहाँ पे मुंबई दिल्ली से दूर है, दूरी की बात हो रही है, तो यहाँ पे आप फार्दर लगाओगे, ना कि फर्दर लगाओगे। एडिशनल, वी नीड टू डिस्कस दिस मैटर, हमें इस मैटर पर डिस्कस करने की ज़रूरत है। फर्दर यानी कि और आगे डिस्कस करने की ज़रूरत है। आई नीड नो फर्दर हेल्प फ्रॉम यू, मुझे और आगे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आगे एडिशनल की बात हो या मोर की बात हो तो आप फर्दर लगाओगे, डिस्टेंस की बात हो तो फार्दर लगाओगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, आफ्टर द आर्ग्यूमेंट ही रिफ्यूज टू डिस्कस द इशू एनी फार्दर एंड वॉकड आउट ऑफ द रूम, तो यहीं पे गलती थी, यहाँ पे फार्दर नहीं आएगा, फार्दर तो दूरी के लिए आता है, यहाँ पे फर्दर आएगा। तो अक्सर करके एक दूसरे की जगह पे गलती ऐसे रख देते हैं। एज इफ़ हो गया या एज दो हो गया, सिंपली याद रखना है ये जो रूल है ना, एज इफ़ या एज दो, इसका मतलब होता क्या है, मानो, मानो की सूरत, मतलब मानो, हिंदी में मतलब होता है मानो की, दोनों का मतलब होता है एज दो या एज इफ़, ये इसका मतलब होता है मानो की। अगर ये सेंटेंस एज इफ़ या एज दो से सेंटेंस शुरू हो रहा है या बीच में भी आ रहे हैं, तो ये क्या बताते हैं, ये अनरियल सिचुएशन को बताते हैं या इमेजिनेशन सिचुएशन को दिखाते हैं। इसलिए इनके बाद आने वाला जो टेंस होगा वो पास्ट टेंस में होगा, टू बी यानी कि वर्ब जो होगी वो पास्ट टेंस में होगी, और सभी सब्जेक्ट के साथ ओनली वर्ब का यूज़ होगा। ये चीज़ ध्यान रखना है। एज इफ़ देखो बीच में भी आता है, शुरुआत में भी आता है, तो चीज़ ध्यान रखना, कभी भी इनसे सेंटेंस अगर स्टार्ट हो रहा है एज इफ से या एज दो से, तो इसका मतलब ये लोग बिना अनरियल सिचुएशन ही बताते हैं, इमेजिनेशन सिचुएशन बताते हैं, और इनके बाद आने वाला टेंस पास्ट टेंस में होगा। जैसे देख सकते हैं, ही बिहेव्स एज इफ ही वर द किंग। अब यहाँ पे एज इफ से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो एज इफ मतलब क्या होता है, मानो, मैंने कहा ना मानो की, मतलब वो ऐसा बिहेव करता है मानो कि वो राजा है, यही तो हुआ। तो यहाँ पे एज इफ़ ये हिपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा है, तो इसके बाद जो आपका सब्जेक्ट आएगा वो पास्ट में होगा। मीन्स कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, लेकिन वर्ब हमेशा कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। जैसे कि सी टॉक्स एज इफ सी न्यू एवरीथिंग, वो बात करती है मानो वो सब कुछ जानती है। तो एज इफ से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है तो वो सिंपल पास्ट में जाएगा, चाहे सब्जेक्ट आपका कोई भी हो, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वर्ब हमेशा प्लूरल ही होगी। बस यही कहा गया। ही स्पेंड्स मनी एज इफ ही इज़ वेरी रिच, यहीं पे गलती थी, एज इफ से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, इसको हम पास्ट में करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका होगा क्या, तो टू बी, तो ही स्पेंड्स मनी एज इफ ही वर अ वेरी रिच पर्सन, यहाँ पे इज़ नहीं होगा, वर होगा, क्योंकि पास्ट की बात कर रहा है। दूसरा तो इसके बाद ना एज इफ एज दो के बाद जो सेंटेंस आएगा वो पास्ट में होगा, पहला याद रखना। दूसरा ये याद रखना, सब्जेक्ट कोई भी हो, वर्ब हमेशा प्लूरल ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, फिक्स प्रेपोजिशन आफ्टर वर्ब्स। कुछ वर्ब्स के बाद हमें क्या करना है, कुछ वर्ब्स और एडजेक्टिव के बाद हमें प्रेपोजिशन क्या लगाना है, फिक्स प्रेपोजिशन लगाना। मेनी वर्ब्स एंड एडजेक्टिव कैन फॉलोड बाय फिक्स प्रेपोजिशन। जैसे कुछ ऐसे वर्ब्स हैं ना, या कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनके बाद फिक्स प्रेपोजिशन आते हैं। जैसे आप देख सकते हो, ठीक है, जैसे अब्सटेन, जैसे अक्यूज्ड ऑफ हो गया, रिफ्रेन फ्रॉम हो गया, फॉन्ड ऑफ हो गया, ये कुछ वर्ब है जिनके साथ ये फिक्स प्रेपोजिशन है। जैसे अक्यूज के साथ आप ऑफ ही लगाओगे, रिफ्रेन आता है तो रिफ्रेन हो गया, अब्सटेन हो गया, रिफ्रेन हो गया, डिजिस्ट हो गया, डिबार हो गया। कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ सिर्फ फ्रॉम ही आएगा। फॉन्ड के साथ ऑफ आता है, इंसिस्ट के साथ ऑन आता है। ये जो वर्ब है सक्सीडेड, इसके साथ इन आता है। प्रोहिबिट के साथ फ्रॉम आता है, और कैपेबल के साथ ऑफ आता है, इंटरेस्ट के साथ इन आता है। तो ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद फिक्स आपका प्रेपोजिशन आता है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे कि एक्सेल इन हो गया, एक्यूज फॉर हो गया, इंसिस्ट ऑन हो गया, ठीक है, और आपका प्रिवेंट फ्रॉम हो गया, परसिस्ट इन हो गया, रिफ्रेन फ्रॉम हो गया, अब्सटेंड फ्रॉम हो गया, टेक टू हो गया, सक्सीडेड इन हो गया, ये सारी चीज़ें, लुक फॉरवर्ड टू हो गया, कीप ऑन हो गया, ये सारे कुछ वर्ब्स हैं। तो इनके बाद ना फिक्स प्रेपोजिशन आता है। ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, तो अक्यूज आपका वर्ब आया है तो इसके साथ एक फिक्स प्रेपोजिशन है कि ऑफ ही आएगा। जैसे यू शुड रिफ्रेन फ्रॉम स्पोकिंग, अब रिफ्रेन आ जाए, एब्सटेन आ जाए, प्रिवेंट आ जाए, डिजिस्ट आ जाए, डिबार आ जाए, इनके साथ हमेशा कौन सी प्रेपोजिशन आएगी, फ्रॉम आएगी।
ठीक है। और इनके बाद अगर वर्ब आ रहा है तो वो आपका जीरेंड में आ जाएगा, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाएगा। यहाँ पे भी देखोगे प्रोहिबिट द एम्प्लॉय टू यूज़ देयर मोबाइल फ़ोन ड्यूरिंग वर्किंग, तो प्रोहिबिट भी आ जाए तो प्रोहिबिट के साथ भी आपकी फ्रॉम आती है प्रेपोजिशन, ठीक है। तो प्रोहिबिट द एम्प्लॉयज़ टू यूज़ नहीं होगा, फ्रॉम यहाँ पे होगा, क्योंकि ये अपने साथ फिक्स प्रेपोजिशन लेता है, क्या लेता है, फ्रॉम लेता है। तो फ्रॉम यूजिंग, अब जब फ्रॉम लग गया है तो आगे वर्ब भी है, तो वर्ब कौन सी हो जाएगी, यूजिंग हो जाएगी, यानी कि आगे वर्ब अगर है इन सब के बाद, जैसे कि प्रिवेंट हो गया, रिफ्रेन हो गया, अब्सटेन हो गया, प्रोहिबिट हो गया, इनके बाद फ्रॉम लगता है। और अगर इनके बाद वर्ब आ रहा है तो वर्ब किस में आ जाएगा, जीरेंड में आ जाएगा या आईएनजी फॉर्म में, ठीक है। स्प्लिट एंड इन्फिनेटिव ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ आया है तो हम पढ़ लेते हैं, अब इतना इसका यूज़ नहीं है। स्प्लिट इन्फिनेटिव सिंपल होता है कि इन्फिनेटिव के बीच में कोई दूसरा वर्ड आ जाए, जैसे ये इन्फिनेटिव है ना 2 + V1, अब इसके बीच में कोई दूसरा वर्ड आ जाए तो वो हो गया स्प्लिट इन्फिनेटिव, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखोगे ही डिसाइडेड टू क्विकली रन होम, अब यहाँ पे देखोगे आप ही डिसाइडेड, यहाँ पे मैंने लिया ही डिसाइडेड, अब यहाँ पे लाना था मुझे टू रन, है ना, टू रन लाना था, टू रन होम, यही तो सिंपल सेंटेंस है। बट अगर मैं इसके बीच में ले आऊँ ही डिसाइडेड टू रन के बीच में मैं क्या ले आऊँ, क्विकली को ले आऊँ, ही डिसाइडेड टू, फिर बीच में क्या ले आऊँ, क्विकली, फिर रन लाऊँ, फिर होम ले आऊँ, तो यही हो गया स्प्लिट इन्फिनेटिव, यानी कि इन्फिनेटिव में बिखराव हो जाता है। जैसे कि टू इन्फिनेटिव के बीच में कोई वर्ड्स आ जाए, वो हो गया आपका स्प्लिट इन्फिनेटिव। जब टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में कोई एडवर्ब आ जाता है, तो ये जो क्विकली है ये एडवर्ब है, तो सिंपली याद रखना जब आपके इन 2 + V1 इसके बीच में कोई एडवर्ब आ जाता है, ठीक है, कोई एडवर्ब आ जाता है तो इसे हम स्प्लिट इन्फिनेटिव कहते हैं। जैसे ये क्विकली आ गया था, बस यही था, ठीक है। जैसे टीम वाज इंस्ट्रक्टेड टू थॉरोली रिव्यू डॉक्यूमेंट्स बिफोर, तो यहाँ पे टू रिव्यू के बीच में क्या आया है, टू और रिव्यू, ये आपका 2 + वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बीच में आ गया एडवर्ब, तो सिंपली याद रखना है 2 + V1, यानी कि इन्फिनेटिव के बीच में अगर दोनों के बीच में एडवर्ब आ जाता है तो वो स्प्लिट इन्फिनेटिव है। तो ये थे भाई, खैर वो उतना इम्पोर्टेंट था नहीं, अक्सर हो सकता है पूछ ही ले, चलिए। तो बाकी तो रूल आपके बहुत इंपॉर्टेंट थे, मैंने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा दिया है। कैसा लगा, 20 रूल थे, लेकिन आप जानते हो 20 रूल को एक रूल को समझाना, ठीक है। कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।